हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप लोग उनको जाकर जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। पिछला जो वीडियो था हमने उसमें बात करी थी सूर्य की संरचना के बारे में, और हम लोग देख रहे थे सौर कलंक। तो सौर कलंक से संदर्भित और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम कवर अप करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो सौर कलंक है, ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, यानी कि जो सूर्य का वैसे जो टेम्परेचर है उसके कंपैरेटिवली सौर कलंक का टेम्परेचर कम रहता है, तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सौर कलंक के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को क्या बोला जाता है? अम्ब्रा बोला जाता है, UMBRA, अम्ब्रा। ठीक है, ये सौर कलंक यानी कि जो सोलर स्पॉट्स होते हैं उसका सबसे काला भाग होता है और सेंट्रल पार्ट होता है ये। और ये जो है हल्के काले भाग पेनब्रा या फिर पेनुम्ब्रा, इससे जो है घिरा हुआ होता है। यानी कि ये हो गया आपका सौर कलंक का जो सेंट्रल भाग है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अम्ब्रा बोला जाता है। और ये एक हल्के काले भाग से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेनुम्ब्रा बोलते हैं। और सौर कलंक जो है ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी कि यहाँ से जो एमिशन निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, वो कैसा होता है? मैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो यहाँ से निकलता है। और ये पृथ्वी पर जो बेतार संचार है उसकी व्यवस्था को जो है बाधित करता है। इनके बढ़ने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है ये औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, और इसी को सौर कलंक चक्र यानी कि सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं। मतलब एक सौर कलंक बना और बन के वो बिगड़ा, उसके बाद फिर बना, ये जो पूरी साइकिल है ये तकरीबन 11 साल की होती है। और इसी को क्या बोलते हैं? सौर कलंक चक्र बोला जाता है। ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम चलते हैं और बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्तमान में 11 वर्ष का नया सौर चक्र जो है वो 25वां प्रारंभ हो गया है। ये अभी साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग है। इसके बाद सूर्य के कोरोना की बात करें तो इसका जो अध्ययन है ये पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली जो सौर लपट हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। ठीक है, सो 2023 में आदित्य L1 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को। पर्पस क्या था कि सूर्य का जो कोरोना है उसका अध्ययन किया जाए, और उससे जो पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक संचार है या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न होता है उस पर जो है सारी जानकारी एकत्रित की जाए। सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला वैज्ञानिक अभियान है जिसे L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर हेले कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, सो किस ऑर्बिट में इसको जो है स्थापित किया गया है? हेलो या फिर हेले। ठीक है, कक्षा के अंदर। और ये L1 लैग्रेंज बिंदु, अब जब हम लैग्रेंज बिंदु के बारे में बात करते हैं तो इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। और ये जो आदित्य L1 मिशन है ये 5 वर्ष का होगा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में, अगर ये सन है, ये आपका अर्थ है, इसके बीच में वो पर्टिकुलर बिंदु जहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन और सूर्य का जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर न्यून मतलब जीरो हो जाता है, यहाँ पर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसी पॉइंट को बोलते हैं L1 या फिर लैग्रेंज बिंदु। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस या फिर इंटरनेशनल सन डे इसको मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल सन डे ये कब मनाया जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर डेट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं अक्सर, आपको पता ही होगा अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है, अदरवाइज पेपर तो आपने देखे ही होंगे। इसके बाद आगे हम बात करें तो सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन हेतु जो है पार्कर सौर प्रोब, ये नासा का मिशन है। सो पार्कर सौर प्रोब के बारे में बात करें तो नासा का ये मिशन है, सूर्य के सबसे पास जाकर उसका अध्ययन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका टास्क था। और जो लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम इसका एक हिस्सा है। सो ये जो पार्कर सौर प्रोब है नासा का मिशन है, लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम इसका ये पार्ट है, और ये जो है सूर्य के बहुत पास जाकर उसको अच्छे से स्टडी करता है। ये मिशन 12 अगस्त 2018 में जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4
प्रक्षेपण यंत्र द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि सौर पवन स्रोतों के आधार पर जो प्लाज्मा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी संरचना, उसकी गतिशीलता, उसका जो प्रभाव है उसको और सूर्य ऊर्जा का पता लगाना, जो कि सूर्य किरीट यानी कि कोरोना जो है, कोरोना ताप और सौर पवनों को गति प्रदान करता है। सो ये इसका जो पूरा है आपका, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, पार्कर सौर प्रोब के बारे में। बेसिकली आपको यहाँ पर इसकी डेट याद रखनी है 12 अगस्त 2018। ये किस कार्यक्रम का हिस्सा है ये आपको याद रखना है, लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम। इसके अलावा ये नासा का मिशन है और सूर्य के बहुत पास जाकर उसको जो है स्टडी करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। और सूर्य की जो ऊर्जा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस सब के बारे में यहाँ पर इसको सर्च करना है, मतलब उसको अच्छे से स्टडी करना है, ये इसका पर्पस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 28 अप्रैल 2021 को ये जो अंतरिक्ष यान है ये सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कि कोरोना के मध्य से इसने उड़ान भरी थी और इतिहास में पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। और ये अंतरिक्ष यान 2025 में सूर्य से तकरीबन 61.6 लाख किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा, जो कि सूर्य से उसकी निकटतम दूरी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसके संदर्भ में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आगे हम देखें यहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। हमने सूर्य को देख लिया, उसके जो रिसेंट मिशन है उनके बारे में देख लिया जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसके बाद अब जब हम बात करते हैं प्लैनेट यानी कि ग्रहों की, तो तारों की जो परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड है उन्हीं को ग्रह बोला जाता है, यानी कि प्लैनेट कहा जाता है। सो इस पर्टिकुलर लाइन में काफी कुछ छुपा हुआ है। जैसे अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो पहली बात ये तारों की परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह, ठीक है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो ये सब जो है एक तारा यानी कि सूर्य, उसकी परिक्रमा करते हैं। और अगर सूर्य की रोशनी खत्म हो जाए तो इन सभी प्लैनेट्स पर, इन सभी ग्रह पर भी रोशनी खत्म हो जाएगी, प्रकाश खत्म हो जाएगा। अपना प्रकाश इनके पास नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रदीप्त होते हैं या फिर ये चमकते हैं। ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब ओरिजिनेशन जो हुआ है इन सारे ग्रहों का, वो क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य से ही निकले हुए हैं और सूर्य की ही ये परिक्रमा करते हैं। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, प्रकाश जो है सूर्य का वही इनको प्रकाशित करता है। और ऊष्मा भी कहाँ से मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। सभी ग्रह पृथ्वी जो सूर्य है उसकी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है शुक्र और अरुण का। ठीक है, तो शुक्र और अरुण इनके बारे में याद रखना है, ये अपवाद है। ये सूर्य के चारों ओर जब ये रोटेशन करते हैं तो वो किस में करते हैं, ईस्ट से वेस्ट करते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वेस्ट से ईस्ट, इस तरीके से। लेकिन ईस्ट से वेस्ट करने वाले शुक्र और अरुण हैं। इसके बाद ग्रहों की बात करें तो ग्रहों को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है आपके इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हैं जो कि आपके इनर प्लैनेट हैं और सूर्य के पास हैं। और इस वजह से ये जो है भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। जबकि जब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जो कि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं, तो ये हल्के पदार्थों के बने और आकार में ये बड़े हैं। और इसी वजह से इनको ग्रेट प्लैनेट्स या फिर हम कहें तो मतलब ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, आपका बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। तो यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल हमने प्लैनेट्स के बारे में बात करी। हमने ये बात करी कि प्लैनेट्स के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, सूर्य की वजह से ही वो चमकते हैं, सूर्य के चारों ओर ये घूमते हैं, सूर्य से ही ये निर्मित हुए हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है तो हमने ये चीज देखी है कि इनके डिस्टेंस बढ़ने से इनके जिस चीज से ये बने हैं वो मटेरियल हल्का होता चला जाता है। ठीक है, जो इनर प्लेनेट है जिसमें आपका बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आते हैं, ये सारे भारी पदार्थों के बने हुए हैं। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं जो साइज में बड़े हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शुक्र, शनि हो गया, अरुण, वरुण हो गए, सो ये जो है हल्के पदार्थों के बने हुए हैं और ये कहलाते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स और बड़े हैं, इस वजह से इनको ग्रेट प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इन सब में सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है।
अब यहाँ पर हम बुध के संदर्भ में बात करते हैं। बुध जो है ये सूर्य के सबसे पास में है, यानी कि ये सन है हमारा, तो सन के पास में जो पहली ऑर्बिट है उसमें यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है। बुध सबसे पास में, अब सूर्य के सबसे पास में है, और ये जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये चीज याद रखनी, सबसे पास में भी है और सबसे छोटा ये ग्रह है। सिर्फ 88 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ऑब्वियसली बात है, पास में है तो इसकी जो साइकिल है, जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट छोटी है, तो ये फटाफट जो है 88 दिनों के अंदर सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने की वजह से बुध और शुक्र को क्या बोला जाता है? इंटीरियर प्लैनेट्स, ये भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीरियर प्लैनेट्स। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले कि इंटीरियर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये बुध है और शुक्र हैं। इंटीरियर प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद आगे हम बात करें तो वायुमंडल के अभाव की वजह से बुध पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि बुध पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब कि वहां पर कोई भी गैस है ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, सो ह्यूमन लाइफ वहां पर पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ के दिन होते हैं ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें एकदम बर्फीली होती हैं। जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर तापांतर का मतलब कि एक सबसे मिनिमम टेम्परेचर और एक सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 560 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तापांतर यहाँ पर है। सूर्य के सबसे पास में, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यहाँ पर तापांतर सबसे ज्यादा है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है, ये चीज यहां पर याद रखनी है। और अगर हम बात करें इसके मास की, तो इसका मास पृथ्वी का 1/18वां भाग है। इसके अलावा बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो अभी तक कृत्रिम उपग्रह है वो है आपका मेरिनर 10। ठीक है, सो मेरिनर 10 ये सबसे पास से गुजरने वाला ये एक उपग्रह है, और इसकी कोई भी कक्षा, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, मतलब नेचुरल कोई भी जो उपग्रह है वो इसका नहीं है बुध का। 20 अक्टूबर 2018 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यंत्र द्वारा बेपिको लंबो, ठीक है, या फिर बेपिको लंबो नाम का एक ये बुध ग्रह के विषय में अध्ययन करने हेतु पहला यूरोपीय मिशन जो था उसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के निकट से एक बार, शुक्र के पास से 2 बार और बुध के निकट तकरीबन 6 बार गुजरेगा, और फाइनली ये दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा, जो कि अब ये ऑलरेडी कर चुका होगा। ठीक है, सो यहां पर हमें इतनी सब कहानी इसके बारे में याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ याद रखना है कि बेपिको लंबो ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यूरोपीय मिशन के द्वारा। कब किया गया था? 20 अक्टूबर 2018 को। और ये किस ग्रह के विषय में जानकारी हेतु इसको जो है प्रक्षेपित किया गया? तो वो है आपका बुध ग्रह। ठीक है, और बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो उपग्रह है वो कौन सा है? मेरिनर। कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है बुध का, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह बुध का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर याद रखनी है। और तापांतर सबसे ज्यादा है यहाँ पर बुध पर, जितने भी प्लैनेट्स हैं, और बुध और शुक्र को इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। सबसे पास में है ये सूर्य के, और ये परिक्रमा सूर्य की सिर्फ 88 दिनों में कर लेता है, और सबसे छोटा ये ग्रह है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है बुध के संदर्भ में। और यहाँ पर जो वायुमंडल है वो नहीं है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली बेस पर हमारे जो सेशंस आ रहे हैं इन सेशंस को देखिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।